बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब के बारे में मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। इंटरनेशनल ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमरान ख़ान साहब की एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई उनकी फ़ैमिली के साथ। एक बड़ी सख्त ज़्यादती है। ना ईद पे मुलाकात करवाई, ना ईद के बाद मुलाकात करवाई। उनकी बहनें गई थी अपने भाई को मिलने के लिए, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, वो हमेशा जाती हैं मिलने के लिए और हमेशा उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान की बहनों ने कहा कि ये धोखा दे रहे हैं कि इमरान खान के इलाज के बारे में बुशरा बीबी को बताया जा रहा है। बुशरा बीबी तो खुद जेल में है, ना वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, ना वो कोई सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। तो ये सिर्फ टेक्निकली ना इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत से खेलने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी कह रही हैं। जो लोग इमरान खान को पुराना जानते हैं ना, मैं उनसे भी मिला हूँ, उनसे बात भी की है। और अब तो लगभग काफ़ी सालों से मैं इमरान खान को जानता हूँ। 15-16 साल हो गए हैं मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ और इमरान खान से कई मुलाकातें भी रही हैं। वो नहीं टूटेगा इनसे। आसिम मुनीर साहब, वो आपसे नहीं टूटेगा। आप जो मर्जी कर लें वो आपसे नहीं टूटेगा। आपने 5 साल की एक्सटेंशन ली, आप 15 साल की और एक्सटेंशन ले लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमरान खान को ज़िंदगी दे, वो आपसे नहीं टूटेगा। ये हो नहीं सकता ना, आप नहीं तोड़ सकते उसको। और उसको तोड़ने की जिद क्या है? आप अपना काम करें, आइन और कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अपनी नौकरी करें और घर जाएं। ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, उन्हें पाकिस्तान चलाने दीजिए। ज़बरदस्ती मत कीजिए पाकिस्तान के साथ। पहले भी ऐसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। बहरहाल इमरान खान साहब को फिर नहीं मिलवाया गया। और गार्डियन अखबार ने इमरान खान साहब के बारे में एक आर्टिकल लिखा है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, चीदा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बड़ा लंबा आर्टिकल है, कई सफ़हात पे मुश्तमिल आर्टिकल है। गार्डियन ने लिखा इमरान खान साहब के बारे में। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म, उसको ओहदे से हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इमरान खान को, जो कि दुनिया का मकबूल तरीन हीरो है, उसे हटाना इस्टेब्लिशमेंट को बहुत महंगा पड़ गया। खान ने खेल के मैदान में, फलाही काम के मैदान में और सियासत के मैदान में जहाँ पे कदम रखा, मद्दे मुकाबिल कोई नहीं रहा। लेकिन उसे तमाम कुव्वतों ने मिलकर जेल में बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि उसे कत्ल करने की भी कोशिशें की गई हैं। इस आर्टिकल में ये दावा किया गया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के मकबूल और मशहूर तरीन इंसान हैं। कोई मर्द या औरत, जिंदा या मरहूम, हकीकी या ख्याली पाकिस्तानी इमरान खान से ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ या इमरान खान से ज़्यादा उसको मकबूलियत नहीं मिली। ये बात हकीकत है, झूठ नहीं है। दुनिया इमरान खान की गवाही देती है, लेकिन बोनो ने मिलकर एक बहुत बड़े कदावर शख्स को सिर्फ इसलिए जेल में बंद कर दिया कि जब ये बोने उसकी तरफ देखते थे तो ऐसे सर उठा के देखते थे। तो इन बोनों ने उसे जेल में बंद कर दिया, और कुछ नहीं है। ये सारे बोले हैं, कुछ नहीं बेचते इमरान खान के आगे। पाकिस्तानी अवाम क्योंकि इमरान खान के साथ खड़ी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये इज़्ज़त दी है, ये उसके हिस्से में आई है। अब आप जो मर्जी करें, उल्टे लटक जाएं, ये तो अल्लाह ने उसको दी है। अब आ जाए नाजरीन इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। तो पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा मरकज़ निगाह बना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि एक इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान मेज़बानी कर सकता है। यानी शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया और कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान, अमरीका जंग बंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। जंग के ख़ात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात में सहूलतकारी को एक एजाज़ समझेगा। ये शहबाज शरीफ ने अपनी जो ट्वीट है उसको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विटकोफ जो पाकिस्तान आया हुआ था, और उसके अलावा ये विटकोफ जो है ना, ये इस रीजन का हेड बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को टैग कर दिया। ये इन 3 बंदों को भी शहबाज शरीफ साहब ने टैग किया है अपने ट्वीट में। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में। इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए हैं कि ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी उसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत हैं।
शराइत मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी हमारे हकूक़ हमें दिए जाएँ, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो नुकसान किया गया है $100 अरब का कम से कम अभी तखमीना है, वो हमें यकमुश्त अदा किया जाए, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। फिर ईरान एक और बात करता है कि फ़लस्तीनियों और लबनानियों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, वो भी बंद की जाए। उस पर उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी। तो उनके मुतालबात की एक फ़हरिस्त है। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से आइंदा जो भी टैंकर्स गुजरे या वहाँ से तजारती माल गुजरे, वो ईरान को बाकायदा टोल टैक्स देकर गुजरें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। वो कहते हैं ये हमारा पानी है तो हम यहाँ से गुजरने के लिए पैसा क्यों ना लें। जब बाकी दुनिया पैसा लेती है तो हम भी पैसा लेंगे। तो ये ईरान की सोच है। इतने सारे मुतालबात ईरान के हैं। अमेरिकन मुतालबा जी यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान से यूरेनियम लेके अमेरिका के हवाले कर सकते हैं? और क्या ईरान ये करेगा? इसके बगैर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग कोई नहीं है। फिर क्या हम गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अमेरिका या इसराइल आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे? हम तो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज तक गारंटी नहीं दे पाए। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो संजीदा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा। उसकी वजूहात हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कोशिश नहीं करेगा और ये जंग चलती रहेगी तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। ये जो विटकोफ पाकिस्तान में आया हुआ, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जंगबंदी के लिए आया? ये पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे इस लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान एक बड़ी फौजी कुव्वत है और अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को लड़े। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर उतरता है तो। और अगर जंग बंद हो जाती है, पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखें ना हुक्मरानों ने किया क्या है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ईरान के खिलाफ किसी भी लड़ाई के खिलाफ है। यहाँ पे अब ये माहौल बना रहे हैं शिया सुन्नी फसाद वाला या शिया सुन्नी तफरीक वाला। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपस में तफरका ना डालें, आपस में लड़ें मत, शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत और अमन से एक दूसरे के साथ रहें। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसकी डोरियाँ कहीं और से हिलाई जाती हैं और पाकिस्तानियों का खून बह जाता है, अमन ख़राब हो जाता है। अभी भी कलदम तंजीमों के बंदों को लाकर बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुझे बताएं ना, फ़ौज का क्या इमेज बनेगा जब कलदम तंजीमों के वो लोग जो माजी में कत्लों में मुलव्विस रहे हैं, जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मामलात हैं, वो लोग जब बैठ के पाक फ़ौज के हक़ में बात करेंगे तो पाक फ़ौज का क्या इमेज बनेगा। अभी कलदम तंजीमों से अगर काम नहीं चलता तो कल को गुड तालिबान को भी लाया जा सकता है। तो पाकिस्तान की फ़ौज का क्या इमेज बनेगा? कितनी बुरी बात है। तो तफरका डालने की कोशिश की जा रही है। आपने हर हाल में इस तफरके से बचना है। मुझे बड़ी प्यारी एक बंदे की बात लगी। मुझे बता रहा था कि एक साहब दुआ कर रहे थे, वो सुन्नी थे और वो दुआ कर रहे थे या अल्लाह ताला ईरान को हिफाजत में रख। वो ईरानियों के लिए दुआ कर रहे थे। तो दूसरे साहब ने उन्हें कहा कि आप ईरान के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं, वो तो शिया है। तो उन्होंने कहा जी फिर आप इसराइल के लिए दुआ कर लें, वो तो सुन्नी है ना। तो मामला बड़ा सादा सादा है कि ये लड़ाई क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में है, तो ऑब्वियसली जो मुसलमान ममालिक हैं उनके सेंटिमेंट्स एक मुसलमान मुल्क के साथ ही होने थे, ईरान के साथ ही होने थे। ये ऑब्वियस है। अब जो इसको ना समझे तो उसकी मर्जी है। पाकिस्तान के अंदर ना देखो इन्होंने कैसे दाव लगाया। जैसे ही आलमी मंडी में खबर आती है, ये पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें उठा के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मट्टी का तेल कितना महंगा कर दिया, हाई ऑक्टेन कितना महंगा कर दिया, डीजल और पेट्रोल की कीमतें 55 रुपए बढ़ा दी, अभी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने सारे खसारे इसी बहाने पूरे कर रहे हैं। हालांकि मुझे एक शख्स ने ये इतला दी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हुकूमत से आप कहें कि वो आपको दिखाए उन अदायगियों की तफसीलात, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। हुकूमत दिखाए ना कि अगर ये महंगा पेट्रोल या डीजल खरीद रहे हैं तो अदायगियों की तफसीलात कौम को दिखाएं, जनाब ये अदायगियाँ हमने कर दी हैं। दावा यह किया जा रहा है कि हुकूमत सऊदी अरब से जो भी इस वक्त फ्यूल ले रही है वो रियायती निर्खों पे ले रही है, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है और वो भी उधार ले रही है। कोई अदायगियाँ नहीं हुई। अगर कोई अदायगियाँ हुई हैं तो वो शो कर देना कि ये हमने महंगा खरीद लिया जनाब, ये हमारे कौमी बैलेंस के अंदर से ये पैसा चला गया, वो ये आपको दिखाएंगे नहीं। तो बाहर से पेट्रोल इनको कैसा भी मिले या पुराना भी मिले या पुरानी कीमत पे मिले, ये पाकिस्तानियों की खाल उतारेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने खसारे पूरे करने हैं
जो इन्होंने पाकिस्तान में अय्याशी का बाजार गर्म किया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है। देखिए, ईरान भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका पे। ईरान को लगता है कि अमेरिका धोखा देगा और शदीद हमला करेगा और ज़्यादा मुल्कों के साथ मिलकर हमला करेगा। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का दावा किया है कि सऊदी अरब और यूएई ये बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल की जंग का हिस्सा बनने वाले हैं और सिर्फ वक्त का तयन होना बाकी है कि किस वक्त ये जंग के अंदर उतरेंगे। ये एक खौफनाक डेवलपमेंट हो सकती है। अगर अरब ममालिक भी इस लड़ाई में उतर गए तो याद रखिएगा कि अरब ममालिक जो हैं वो लड़ाई के लिए डिज़ाइंड नहीं है। उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो और तरह का है। ईरान का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो किसी और तरह का। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ईरान का सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तबाह कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि उसे आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता। इसराइल और अमेरिका के पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मिडल ईस्ट का और इसराइल का जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो फौरी तौर पे तबाह हो सकता है। अब ये कितनी खतरनाक बात है। ईरान में लगभग 150 के करीब अलग अलग यूनिट काम करते हैं। उनका बिजली का निज़ाम जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। आपने पाकिस्तान में कई दफ़ा पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाता था तो हमें बाद में पता चलता था जनाब के फलां जगह पे एक ग्रिड में प्रॉब्लम आया था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अंधेरा हो गया। तो पाकिस्तान में 3-4 ऐसी साइट्स हैं जो इफेक्ट हों तो पूरा पाकिस्तान अंधेरे में चला जाता है। ईरान में ऐसा नहीं होता। ईरान में 150 के करीब उन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, उसकी एक मरकजियत नहीं है। वो अलग अलग जगह से ऑपरेट होते हैं तो उनको तबाह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बदले में जब ईरान तबाह करने पे आएगा तो पूरे मिडल ईस्ट को आधे घंटे के अंदर वो अंधेरा कर देगा। ये एक ऐसी खौफनाक पिक्चर है जिसे कोई भी नहीं देखना चाहेगा, मेरे समेत कोई भी नहीं देखना चाहेगा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि जी सऊदी अरब और यूएई जल्द अमेरिका और इसराइल जंग का हिस्सा बनने वाले हैं। तो सादी बात यह है कि फिर पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बनेगा और विटकोफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब या तो जंगबंदी हो अमेरिका की शराइत के ऊपर, अमेरिका को कोई फेस सेविंग पाकिस्तान लेकर दे दे। अमेरिका को चाहिए क्या? डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचता। वहाँ पे नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। 28 तारीख को पूरा अमेरिका इकट्ठा होकर निकलने वाला है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन फाइल का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कैसे बचेगा, कहाँ जाएगा? ये मुश्किलात डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ेंगी और इनसे निकलने का रास्ता एक बड़ी फेस सेविंग है जो पाकिस्तान क्या दिलवा सकता है अमेरिका को, तो बहुत मुश्किल लगता है। ईरान ने देखें यहाँ तक भी वार्निंग दी है कि लबनान और फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है उसे फौरी तौर पे बंद किया जाए। इस हवाले से बाकायदा एक तहरीर भी मौजूद है और स्टेटमेंट भी मौजूद है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। हालिया जंग के अंदर ना ईरान की कमाइयाँ शुरू हो गई हैं। कैसे कमाइयाँ शुरू हो गई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। ये आप देखें कि जंग से पहले ईरान कितने का तेल बेच रहा था और कितनी मिकदार में तेल बेच रहा था, और जंग के दौरान ईरान कितना तेल बेच रहा है, कितनी मिकदार में और किस कीमत पे बेच रहा है। ये देखें आप। ईरान की जो तवानाई की सनत है उसके ज़राए ये बताते हैं, और जो उन्होंने बताया वो बहुत हैरान कुन है। जंग से पहले ईरान रोज़ाना तकरीबन 11 लाख बैरल तेल पैदा करता था। 11 लाख बैरल तेल जंग से पहले रोज़ाना। और उसको जब आलमी मंडी में $65 फ़ी बैरल की कीमत थी तो ईरान 15% कम पे बेचता था, लगभग $18 कम पे बेचता था। $18 कम पे बेचता था, बिल्कुल यही है डाटा। और वो कीमत बनती थी लगभग $45-47 फ़ी बैरल। यानी ईरान 45 से $47 फ़ी बैरल तेल बेचता रहा है 11 लाख बैरल रोज़ाना पैदा करके। और आज ईरान रोज़ाना 15 से 17 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा है। यानी तेल पैदा करने की सलाहियत उसने अपनी 40% लगभग बढ़ा दी है, और उसे $110 फ़ी बैरल में से सिर्फ $2-3 की, $4 की रियायत पे बेच रहा है। यानी दुगनी से ज़्यादा कीमत पे बेच रहा है और लगभग 40-30% ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ईरान का तो मुनाफा ही मुनाफा है। अब ये मुनाफा, ईरान की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 30 से 40% बढ़ गई है और मुनाफा ईरान का 100% से ज़्यादा बढ़ गया है, और वो दुनिया को तरसील भी उसकी बढ़ गई है। तो ईरान का तो इस लड़ाई में फ़ायदा हुआ। रशिया का इतना फ़ायदा हो रहा है कि रशियन सदर ने कहा कि जो इजाफी पैसे आना शुरू हो गए हैं इन पैसों को हम कर्जे उतार देंगे।
अमेरिका ने कितना बड़ा फायदा कर दिया रशिया का कि आलमी मंडी से रशिया को जो बेशुमार पैसा अब मिल रहा है, अमेरिका का बड़ा दुश्मन है रशिया, तो उस पैसे से वो अपने कर्जे उतार देंगे। रशिया को काफ़ी रिलीफ मिला। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ना इन सारों को मिलकर एक दिन शुक्रिया अदा करना पड़ेगा जिस किस्म के डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए कारनामे कर दिए हैं। जंग में होने वाला जानी नुकसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बार बार पूछते हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तक जो ईरान से इतलात आ रही हैं, 1500 से ज़ायद लोग ईरान में, आम शहरी, फौजी, बाकी लोग, ऑफिशियल्स, वो शहीद हो गए। 18,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और ईरानी कार्रवाई के नतीजे में जो ऑफिशियली अभी तक तस्लीम शुदा है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, 31 अमरीकी और इसराइली मारे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर फ़ौजी हैं, और तकरीबन कोई 5,000 के करीब वहाँ पे भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बहुत सारों की हालत ख़राब है। और ये खबर मैं आपको अल जज़ीरा के सोर्स से दे रहा हूँ। ईरान की एक फारा न्यूज़ एजेंसी है, उसने एक वीडियो जारी की, उसमें उन्होंने दिखाया कि एक ड्रोन है। अच्छा, ये ड्रोन मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा शाहिद ड्रोन है। तो जब खबर पड़ी तो उस पर भी यही लिखा हुआ था कि ये अमेरिका ने ड्रोन बनाया और बिल्कुल ईरानी टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाया, बिल्कुल ईरान के शाहिद ड्रोन की तरह का यह ड्रोन है। क्योंकि पिछले साल जब इस्तेमाल किया था इसको ईरान ने, और उससे पहले भी इस्तेमाल किया था, तो अमेरिकन के पास लाजमी बात है इसकी कॉपी होगी। और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब ये ड्रोन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और बाद पे ईरान पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। 131 ड्रोन्स अब तक मार गिराए हैं ईरान ने अमेरिका के और इसराइल के, ये भी उन्होंने दावा किया। तैयारे भी उनके गिर रहे हैं। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, अब मैं एक खबर आपके सामने रखता हूँ। दो खबरें हैं और दोनों, एक बड़ी अच्छी खबर है और एक उतनी अच्छी नहीं है। एक अच्छी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत वापस आ रही है। बड़े पैमाने पर सयाहों ने ईद के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है। 2,62,000 अफराद। अब देखें ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हालात कितने ख़राब हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी हैं, इसके बावजूद कितना पोटेंशियल है खैबर पख्तूनख्वा में कि एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी नफरत फैलाई, कितनी कोशिश की, कैसे दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून हैं उनकी मेहमान नवाजी ने काम कर दिखाया और 2,62,000 पाकिस्तानी जो है वो स्वात के अंदर सियाहत के लिए गए, जिनमें 2,62,000 पाकिस्तानी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए गए, और इनमें सबसे ज़्यादा 1,86,000 स्वात में गए। कमाल नहीं हो गया? अब मुझे बताएं ना DGISPR कि उनके फेवरेट वज़ीर आला सरफराज बुगटी क्या हमें डाटा जारी करेंगे कि बलूचिस्तान में जहाँ बड़ी शानदार कारकर्दगी है, एक SHO की मारन दहशतगर्द, वहाँ पे कितने सयाह गए हैं सियाहत के लिए? देंगे कोई डाटा? मैंने पहले भी DGISPR को कहा था कि आपकी फैमिली खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए जाना चाहेगी, बलूचिस्तान में सियाहत के लिए नहीं जाना चाहेगी। हालांकि बहुत अच्छी जगह है बलूचिस्तान में भी, नहीं जाना चाहेंगे। कौन अपनी जान देता है? वहाँ सड़क के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बदतरीन फस्तायत को लाया गया, बदतरीन दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया गया। इसके बावजूद आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानियों ने साबित किया कि वो इन साजिशों से मुबर्रा हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है और बड़ी तादाद में लोग गए। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये मामला मेरे दिल के हमेशा बड़ा करीब रहता है और बड़ी तकलीफ़ होती है इन खबरों से। ये आलमी सतह पे एक डाटा है, रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर खबर दी है। मैं वहीं से आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान रैंक्ड किया गया है दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे आलूदा मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है 2025 में। अब ये जो जितनी शरह होती है ना पाकिस्तान में, दुनिया में स्मोक की जो बताई गई है कि इससे आप जिंदा रह सकते हैं, बस इतना अगर कार्बन के एमिशंस हैं अगर हवा के अंदर तो आप गुजारा कर सकते हैं, उससे 13 गुना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ये मामला रहा है। ये पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान में आलूदगी फैल रही है, तबाही इन्होंने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की फेर दी है। छोटे छोटे फ़ायदों के लिए लोगों ने अजीबोगरीब किस्म से अपने इंडस्ट्री लगाई हुई है, और उसके अंदर से कार्बन एमिशंस हवा के अंदर जा रहे हैं और तबाही फैल रही है। छोटे छोटे पैमाने पे लोगों ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, कोई रुकावट नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है चेक करने का, और आलूदगी धड़ाधड़ फैल रही है। कोई इसको चेक करने वाला, देखने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो बड़े शहरों का है, जिनमें एक शहर लाहौर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सर्दियों के मौसम में रहने के काबिल ही नहीं होता। तो ये पाकिस्तान में आलूदगी और स्मोक की सूरत हाल है कि दुनिया में सबसे बदतरीन मुल्क डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान को।
अभी 2 दिन पहले डाटा आया था कि दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। अब आलूदगी से मुतासरा ममालिक में भी पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया। इन हुक्मरानों को लाने वालों का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।